कक्षा 10 की गणित की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। हम लोग विगत कई दिनों से त्रिकोणमिति के पूरक कोणों का अनुपात, उनकी सर्वसमीकाओं का अध्ययन कर रहे थे। वह चैप्टर के समाप्ति के उपरांत आज हम लोग अपने गणित की पुस्तक के अध्याय 7 निर्देशांक ज्यामिति, जिसे हम अंग्रेजी में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के नाम से जानते हैं, का अध्ययन प्रारंभ करेंगे। प्यारे बच्चों, सर्वप्रथम इस निर्देशांक ज्यामिति का चलन फ्रांसीसी दार्शनिक रैली देकार्ते नामक दार्शनिक ने लगभग सन 1637 में आरंभ किया था। इन्होंने इस गणित की पद्धति में 3 ग्रंथों की रचना किया, जिसमें ज्यामिति एक प्रमुख ग्रंथ के रूप में माना गया। इस ज्यामिति से संबंधित इस ग्रंथ में 2 रेखाओं से किसी बिंदु की दूरी निकालने का प्रचलन, उसकी विधि का वर्णन बताया गया। यह प्रक्रिया जिस पद्धति के अंतर्गत जानी गई, उसे उस ज्यामिति का कार्तीय पद्धति के नाम से जाना जाता है। आइए हम देखते हैं इस कार्तीय पद्धति में हमारे रेखार्ते महोदय ने यह बताया कि एक समतल पर 2 समकोणिक रेखाओं के कटान बिंदु को हम मूल माने, उससे जो क्षैतिज रेखा हुई उसे हम x अक्ष से प्रदर्शित किया जाए, और जो खड़ी रेखा है उसे y अक्ष से प्रदर्शित किया गया। देकार्ते महोदय ने इस समकोणिक ज्यामिति पद्धति में x अक्ष पर मापी गई दूरी को भुज से प्रदर्शित किया तथा y अक्ष पर नापी गई दूरी को कोटि का नाम दिया गया। इस प्रकार हम जाने कि भुज और कोटि के रूप में इन अक्षों पर मापी गई दूरियों को प्रदर्शित किया गया। उसी ग्रंथ में यह भी स्पष्ट किया गया है कि इस दोनों समकोणिक रेखाओं के कटान बिंदु, जिसे ओरिजिन पॉइंट अथवा मूल बिंदु के नाम से जाना जाता है, इस मूल बिंदु के दाहिनी तरफ की मापी गई दूरियां धनात्मक और इसी अक्ष के बाईं ओर की नापी गई दूरियों को ऋणात्मक माप से प्रदर्शित किया गया। ठीक इसी प्रकार से इस मूल बिंदु से y अक्ष पर ऊपर की ओर मापी गई दूरी को भी धनात्मक और नीचे की ओर मापी गई दूरी को ऋणात्मक प्रदर्शित किया गया, ऋण चिन्हों से जाना गया। उसी ज्यामिति के प्रमुख ग्रंथ में यह भी उल्लेख किया गया है कि जब इस x अक्ष के वामावर्त दिशा में 0 से 90 अंश, 90 अंश से 180 अंश, 180 अंश से 270 अंश, 270 अंश से 90 अंश, इस प्रकार से 90 अंशों के टुकड़े बनाकर कुल 4 भाग बनाए गए। इन 4 भागों को
में से प्रथम भाग को प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय भाग को द्वितीय चतुर्थांश तथा तृतीय भाग को तृतीय चतुर्थांश तथा चतुर्थ भाग को चतुर्थ चतुर्थांश के नाम से जाना जाता है। हम लोग पिछली कक्षा में इन चतुर्थांशों के विषय में अध्ययन करके आए हैं। इन चतुर्थांशों में x और y अक्ष पर मापी गई दूरियों के बीच जो समकोणिक मान प्राप्त होते हैं, जैसे x अक्ष पर चलके और यहाँ जाने के उपरांत ये जो मान प्राप्त होते हैं, ये दूरी हमारी x अक्ष से प्रदर्शित की जाती है। x अक्ष पर जो भुज के मान से माना जाता है, यह दूरी y अक्ष पर प्रदर्शित होने से y के मान में माना जाता है। जो हमारा यह बिंदु प्राप्त होता है, इस बिंदु के निर्देशांक x और y कहे जाते हैं। इनके निर्देशांक x और y कहे जाते हैं। इन निर्देशांकों के मानों को धनात्मक तथा ऋणात्मक अक्षरों से प्रदर्शित किया जाता है, जैसा कि हम पिछली कक्षा 9 में यह अध्ययन करके आए हैं कि प्रथम चतुर्थांश के भुज और कोटि दोनों ही धनात्मक होते हैं। x अक्ष पर तथा y अक्ष पर मापी गई दूरियां दोनों ही धनात्मक, अर्थात भुज और कोटि दोनों ही धनात्मक होता है। ठीक इसी प्रकार से जब हम द्वितीय चतुर्थांश में पहुंचते हैं तो हम यह जानते हैं कि प्रथम चतुर्थांश में मापी गई द्वितीय चतुर्थांश में जो नापी गई दूरी है, पहले भुज बाद में कोटि को प्रदर्शित किया जाना है। प्यारे बच्चों, देखिए, भुज का मान ऋणात्मक और कोटि का मान धनात्मक होने से द्वितीय चतुर्थांश में चिन्ह परिपाटी के हिसाब से ऋण और धन, अर्थात भुज का मान ऋणात्मक, कोटि का मान धनात्मक होता है। इसी क्रम में जब हम तृतीय चतुर्थांश में पहुंचते हैं तो हमें यह दिखाई दे रहा है कि तृतीय चतुर्थांश के दोनों ही मान, भुज और कोटि दोनों ही मान ऋणात्मक प्राप्त होते हैं। इसी प्रकार जब हम चतुर्थ चतुर्थांश में जाते हैं तो पुनः भुज का मान तो धनात्मक हो जाता है, परंतु कोटि का मान ऋणात्मक होने की दशा में धन और ऋण से प्रदर्शित किया जाता है। प्यारे बच्चों, अक्षों के बीच में निर्देशांक बिंदुओं के मानों का चतुर्थांश विभाजन हम कक्षा 9 में पढ़ के आए हैं। यदि हमारे भुज और कोटि दोनों धनात्मक हैं तो प्रथम चतुर्थांश में होगा। जैसे 3 और 4, यदि 3 और 4 हमारे निर्देशांक बिंदु दिए जाएं तो यह प्रथम चतुर्थांश में बिलोंग करेगा। यदि ऋण 3 और 4 लिखा हो तो यह द्वितीय चतुर्थांश में बिलोंग करेगा। केवल हम देख करके ही यह पता लगा सकते हैं कि यह दिया गया निर्देशांक बिंदु किस चतुर्थांश में है। ठीक इसी प्रकार यदि ऋण 4 और ऋण 5 के निर्देशांक बिंदु को चतुर्थांशों का ज्ञान करना हो तो मुझे यह पता है कि दोनों ही भुज और कोटि जिस तृतीय चतुर्थांश में ऋणात्मक होते हैं, इसलिए यह बिंदु के निर्देशांक भी तृतीय चतुर्थांश में होगा। ठीक इसी प्रकार यदि 5 और ऋण 4 से प्रदर्शित होने वाला निर्देशांक बिंदु चतुर्थ चतुर्थांश में रखा गया होगा। प्यारे बच्चों,
अभी तक तो हमने अपनी पिछली कक्षा की पुनरावृत्ति किया है। ये सब संभवतः सारी चीज़ें हम कक्षा 9 में पढ़ के आए हैं। चतुर्थांशों का विभाजन, चतुर्थांशों में बिंदुओं के प्रदर्शन, उनके भुज और कोटि का मान, इस प्रकार से प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश और चतुर्थ चतुर्थांश में रखे गए निर्देशांक बिंदुओं का पता लगाना हम इन्हीं चिन्हों के द्वारा ज्ञात कर सकते हैं। अब हम इसके आगे जानते हैं, अगर इन चतुर्थांशों के बीच में कहीं दो बिंदु दिए गए हैं तो उन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी का निर्धारण कैसे किया जाएगा, आज हम लोग अध्ययन करेंगे। इस निर्देशांक ज्यामिति की कक्षा में अक्षों के बीच दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करने का सूत्र का निगमन। प्यारे बच्चों, हमारा पॉइंट्स होगा दो बिंदुओं के बीच की दूरी, दो बिंदुओं के बीच की दूरी। ध्यान से देखेंगे, हम इसके सूत्र का निगमन करने जा रहे हैं। प्यारे बच्चों, निर्देशांक ज्यामिति की अध्याय में चतुर्थांशों के बीच मूल बिंदु हुआ, यक्ष अक्ष हुआ, यक्ष डैश, वाई और वाई डैश। इस प्रकार से हम इसका विभाजन कर लेते हैं। विभाजन करने के उपरांत हमें सूत्र का निगमन करना है। यहाँ पर कोई बिंदु P ले लिया और कोई बिंदु Q ले लिया। P और Q के बीच की दूरी का पता लगाना है। मान लीजिए P का निर्देशांक है x1, y1 तथा Q के निर्देशांक है x2, y2। आइए हम इसे प्रदर्शित करें इस चिन्ह पर। आप P से एक लंब खींच लीजिए x अक्ष पर, जिसे m होगा। Q से एक लंब खींच लीजिए x अक्ष पर, जिसे n अक्षर से प्रदर्शित कीजिए। P से Q को मिला लीजिए। P से Q के बीच की दूरी को आप D से प्रदर्शित कर लीजिए। ध्यान से देखते रहें। O से M के बीच की दूरी, चूंकि P के निर्देशांक हमारे x1 और y1 हैं, Q के निर्देशांक हमारे x2 और y2 हैं, इसलिए ये दूरी यदि x1 हुई और ये P से M की दूरी y1 हुई। आइए हम यहाँ लिखते चलें। OM बराबर x1 हो गया, PM बराबर y1 हो गया। ठीक इसी प्रकार आ जाइए। O से N के बीच की दूरी, चूंकि इसके निर्देशांक x2 y2 हैं, x2 हुआ और यहाँ से Q से N के बीच की दूरी y2 हो गई। प्यारे बच्चों देखिए, ON के बीच की दूरी देखिए, ON बराबर x2 और QN बराबर y2। आइए अब हम देखते हैं, यहाँ से एक रेखा के इस x अक्ष के समांतर एक रेखा आप कोई D खींच लीजिए, OPD, कोई PD रेखा खींच लीजिए। ध्यान से देखिए, OM बराबर x1, OM बराबर x1, ON बराबर x2। तो आप बताओ इस MN की दूरी क्या होगी? इसलिए MN बराबर क्या होगा? यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी, जब ये पूरी दूरी x2 है, ये दूरी x1 है, तो ये दूरी स्वतः x2 माइनस x1 हो जाएगी। पूरी दूरी में से हम इतनी दूरी घटा देंगे तो यह दूरी हमारी मिल जाएगी x2 माइनस x1। ये हो गया x2 माइनस x1। प्यारे बच्चों ठीक से देखें, हम
इस यमन के मान जितने होंगे उतना ही मान पीडी का होगा, क्योंकि ये एक रेखा समांतर रेखा है। तो इसलिए यहाँ पीडी का मान भी हमारा हो गया x2 माइनस x1। आ जाइए हम देखते हैं x2 माइनस x1, ये हो गया। अब आप यहाँ देखिए, इसी के साथ ठीक से देखिए, अब ये दूरी निकालिए। QN का मान है y2, PM का मान है y1, तो आप QD का मान निकाल लो। QD का मान हो जाएगा QN माइनस PM। अब PM जितना होगा इतना ही हमारा DN होगा। इसको हम लिख सकते हैं QD बराबर QN माइनस DN। अब आप देखिए बराबर क्या हुआ QD का मान ये पूरा है y2 और ये मान है y1, तो ये भी मान y1 हो जाएगा। ये हो गया y1, QD हो गया हमारा y2 माइनस y1, और आपने PD का मान निकाला है x2 माइनस x1। ये मान निकल गया हमारा y2 माइनस y1। ध्यान से देखते रहे। हमको निकालना है इस PQ के बीच की दूरी। आप जानते हो यह रेखा लंब रेखा है, तो यह कोण समकोण हो गया, 90 डिग्री हुआ। अब आप देखो भैया, त्रिभुज Q या PDQ में कोण D बराबर 90 डिग्री। जब कोण D बराबर 90 डिग्री हो गया तो यह त्रिभुज PDQ एक समकोण त्रिभुज है। कैसा हुआ? कोण D बराबर 90 डिग्री हो गया। अब ये त्रिभुज PDQ एक समकोण त्रिभुज हो गया। समकोण त्रिभुज में हम जानते हैं पाइथागोरस प्रमेय से कि कर्ण का वर्ग बराबर होता है लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। प्यारे बच्चों, इस पाइथागोरस प्रमेय से आप ले आइए, प्रमेय से देखिए क्या हो गया। PQ स्क्वायर कर्ण का वर्ग बराबर हुआ लंब का वर्ग QD स्क्वायर और प्लस आधार का वर्ग PD स्क्वायर। PQ स्क्वायर को हमने D माना है यहाँ, तो D स्क्वायर बराबर क्या हो गया QD y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस PD x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। या इसी सूत्र को लिख सकते हैं हम लोग, या D स्क्वायर बराबर लिख सकते हैं x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये हमारे दो बिंदु के बीच की दूरी के लिए प्रथम दृष्टया सूत्र बना। इसके बाद इसी सूत्र को हम और तरह से लिख सकते हैं। देखिए मैं यहां लिख रहा हूं, या इसी D बराबर जब दी हम कर दें तो करणी में चढ़ जाएगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। प्यारे बच्चों, हम जानते हैं दो पदों के अंतर का होल वर्ग प्रत्येक दशा में धनात्मक होता है, इसलिए इस सूत्र को हम इस तरह भी लिख सकते हैं। D बराबर x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। ये भी कर्ण के अंदर होगा और ये भी एक हमारा सूत्र है, ये भी हमारा सूत्र है। इस प्रकार से दो बिंदु के बीच की दूरी ज्ञात करने के लिए चाहे इस सूत्र का प्रयोग करें, चाहे इस सूत्र का प्रयोग करें, चाहे इस सूत्र का प्रयोग करें, परंतु ये दूरी होने की वजह से हम आगे मात्रक शब्द जरूर लगाएंगे। मात्रक, यूनिट, इकाई।
कोई भी चीज़ें हम लगाएंगे। प्यारे बच्चों, हम लोग आज इस सूत्र का अध्ययन करेंगे, सूत्र के विषय में पढ़ेंगे, सूत्र को अपने से हल करेंगे, सूत्र निकालना जानेंगे। अगले वीडियो में, अगले क्लास में हम लोग इस दो बिंदु के बीच की दूरी पर आधारित प्रश्नों को हल करेंगे। धन्यवाद।